हाय एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में अभी भी डाउट चल रहा है कि ये जो सेंट्रल की जो काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो रही है, तो इसमें जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है, इसमें हम पार्टिसिपेट करें नहीं करें, कब करें, अगर करें सीट मिल गई तो क्या होगा सर, अगर नहीं मिली तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो अभी भी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में हैं। तो मैं अभी जो आपको बतलाने वाला हूँ ये बस आपकी हेल्प करने के लिए बस है। हो सकता है मैं कुछ मामलों में गलत भी हो जाऊँ कहीं पर, बट मैं केवल जो बातें बोल रहा हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही बतलाने वाला हूँ। तो होपफुली इसमें से आपको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा और जो डाउट्स अभी आपके मन में चल रहे होंगे शायद वो कुछ सॉर्ट आउट हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखला रहा हूँ अभी देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट आ रही हो तो फिर इन नंबर्स में कॉल करने में आप बिल्कुल डाउट मत करो। ऊपर में एक मोबाइल नंबर लिखा है, एक फ़ोन नंबर लिखा है, तो जिसमें आपको इच्छा पड़े ना तुरंत फ़ोन घुमा लेना, जो भी समझ चले बिल्कुल फ़ोन करके बता देना। तो इनका काम ही है आपका हेल्प करना बस। अभी टाइमिंग लिखी हुई है कि 9 से लेकर 5:30 तक, इस बात बस को आप ध्यान रखिएगा। बाकी बिल्कुल फ्री माइंड होके कॉल करिए आप इनको। फ़ोन नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। साथ के साथ अगर कुछ क्वेरीज हो जाती हैं रजिस्ट्रेशन, पेमेंट या किसी भी प्रकार की, तो नीचे में 3 ईमेल आईडीज लिखी हैं जिससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है, उसमें आप मेल कर सकते हो। और कॉल तो करने का ऑप्शन है। जो भी परेशानी आपको लगे, डॉक्यूमेंट या फिर पेमेंट का या फिर काउंसलिंग का भी अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसमें भी आप कॉल करके बिल्कुल इनको परेशान करिए आप। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं फीस क्या है। स्टूडेंट ने पूछा फीस क्या है सर, तो चलो फीस देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, फीस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फीस को भी सॉर्ट आउट कर लें। फिर मैं काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बतला दूंगा, तो शायद वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। तो देखिए अब पेज नंबर 29, ये FAQ पूरा अपलोडेड है AACCC की साइट में ही। आप चाहो तो खुद से भी पढ़कर समझ सकते हो। उसमें पेज नंबर 29 में लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी मनी के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन जो आज से स्टार्ट हुआ है पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें देखिए लिखा है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी जो है, मतलब कि ये आपको वापस नहीं होगा। इसमें हर कैटेगरी के लिए अलग अलग लिखा हुआ है। 2,000 रुपये है ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर अनरिजर्व EWS OBC, जो भी इनमें कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं उनको अगर ये करना है तो वो 2,000 रुपये सबमिट करेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जो SC ST और PWD के कैंडिडेट्स होंगे उनको फीस है 1,000 रुपीज़। और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं DMD यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है वो 5,000 है। तो ये 3 बातें क्लियर हो गई। अगर सिंपली आपको जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं या फिर OBC कैटेगरी वाले आप हैं और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको 2,000 रुपये जमा करने हैं। अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट मतलब NIA, BHU, अय्या, जामनगर, तिबिया और ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं उसके लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो अगर डीम्ड के लिए करना चाह रहे हैं तो फिर आप ST हो, SC हो, OBC हो, कोई भी हो, आपको 5,000 रुपये ही जमा करने पड़ेंगे। और वही ST SC के लिए अगर उनको सेंट्रल कोटे में जाना है तो 1,000 रुपये फीस। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, कितने पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला लिखा है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी, ये वापस हो सकता है, which will be refunded to candidates after joining the allotted college or if candidate did not get any seat during counseling। मतलब कि या तो आप ज्वाइन कर ले तो उसके बाद वापस हो जाएगा, या फिर आपको कोई सीट नहीं मिलती है काउंसलिंग में उसके बाद आपको वापस हो जाएगा। टू द बैंक अकाउंट गिवन बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी आप जो बैंक अकाउंट डिटेल देंगे उसमें वो पैसे आ जाएंगे। तो वही सेम ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं EWS और OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 10,000 रुपये फीस है। मतलब कि 10,000 प्लस 2,000 रुपये और 12,000 रुपये आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन में लगेगा। वहीं जो SC ST PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी इन सब के लिए 10,000 रुपये का कॉशन मनी या फिर कह लीजिए रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी वो देना है। और DMD यूनिवर्सिटी के लिए जो फी है वो 50,000 रुपीज़ है। मतलब अगर आप को डीम्ड में ही लेना है एडमिशन तो आपको 50,000 ये प्लस 5,000 हुए, मतलब 55,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसमें से 5,000 तो नॉन रिफंडेबल है, 50 रिफंड हो जाएगा। वैसे ही अदर्स के लिए होगा 12,000 रुपये, तो उसमें से जो 2,000 है वो तो रिफंड नहीं होगा, पर 10,000 रिफंड हो सकता है। कंडीशंस उसमें अलग अलग हैं आगे।
फिर आगे इधर एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया है कि एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे 5,000 प्लस 50,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी फी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एनी SC कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा ओनली विल पे रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹1,000, वही जो लिखा हुआ था ऊपर में। SC ST और PWD वालों के लिए 1,000 रुपीज है, और जो नॉन रिफंडेबल फी है 10,000 रुपये, वो ये है। अब इसके नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, ये भी आप समझ लीजिए। इन केस आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर बोथ AIQG मतलब ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट या गवर्नमेंट एडेड NI मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ अगर मुझे डीम्ड के लिए भी भरना है तो मैं क्या पे करूं? क्या मुझे दोनों फी पे करने होंगे, मतलब 12,000 प्लस 55,000, या क्या करना होगा? तो उसका क्लियरली आंसर है ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो भी हाईएस्ट फी है वो आपको पे कर देनी है। मीन्स अगर आप दोनों के लिए परमिशन चाहते हैं, NI सेंट्रल के लिए भी और डीम्ड के लिए भी, तो सिंपली लैंग्वेज में 50,000 प्लस 5,000 वाला आपके लिए फी स्लैब लगेगा। ठीक, समझिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फी से रिलेटेड। तो कई लोगों के मन में यही फीस वाली ही डाउट है ना कि फीस हमको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा वाला, तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को दिखला देता हूं, ये एक रे डायग्राम भी ऊपर बना है, मैं रे डायग्राम भी दिखला दूंगा। पहले यहां पे समझ लेते हैं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में यहां पे लिखा हुआ है क्या लगना है क्या नहीं लगना है। आप अगर एंटर करते हैं, और कब एंटर करना है नहीं करना है वो भी मैं आगे आपको बतला देता हूं। पहले चलिए इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें। ये पेज नंबर 28 है, अगर आप लोग को देखना होगा तो। व्हाट इज द परमिसिबिलिटी टू स्टूडेंट्स टू एक्सरसाइज फ्रेश चॉइस ड्यूरिंग काउंसलिंग, मतलब कब कब हम फ्रेश चॉइसेस भर सकते हैं काउंसलिंग के दौरान। तो लिखा है फॉलोइंग मैट्रिक्स एक्सप्लेन द एबो क्वेश्चन। तो राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, मीन्स अगर हम राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमने 2,000 रुपये अपनी सपोज अपनी काउंसलिंग फी प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा की हुई है, तो उनमें से जो 2,000 है वो तो नॉन रिफंडेबल है, उसका तो बात ही नहीं करेंगे अब। तो जो 10,000 है वो वापस हो जाएगा राउंड 1 में अगर हम फ्री एग्जिट करते हैं, अगर हम ज्वाइन करें तब भी और नहीं करें तब भी। ठीक, इसमें कोई भी सिक्योरिटी मनी हमारी जब्त नहीं होगी। और इलिजिबिलिटी मतलब ये राउंड में हम छोड़ दिए, हमने नहीं लिया कुछ भी चीज, तो क्या हम आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर काउंसलिंग, देख लीजिए। कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फ्यूचर काउंसलिंग, मतलब फर्दर काउंसलिंग के लिए सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो चाहे UT की हो, आप परमिसेबल हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 में फ्री एग्जिट का परमिशन नहीं होगा इफ नॉट ज्वाइंड। फ्री एग्जिट कर सकते हैं, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपने ज्वाइन किया तो फिर जो आपका 10,000 वाला कॉशन मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। पर फिर आप छोड़ने की भी पॉसिबिलिटी, वहां भी आप छोड़ सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर काउंसलिंग। क्योंकि छोड़ेंगे कब? जब आपके मन में ये इच्छा होगी कि आगे मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है, मैं अपग्रेड कर सकता हूं, तब आप उस सीट को छोड़ने का सोचेंगे। तो वही बात लिखी है कि कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड या फिर नॉट रिपोर्टेड टू द अलॉटेड सीट इज एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। मतलब अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब आपको काम मिल गई है सीट पर आप गए ही नहीं, तो क्या होगा, आपके जो पैसे आपने 10,000 डिपॉजिट किए थे वो जब्त हो जाएगी। पर आप परमिसेबल हैं सामने नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। एक और कंडीशन इसमें लिखी है कि इफ फर्दर अ कैंडिडेट ज्वाइंड एंड एग्जिट रिजाइन द अलॉटेड सीट, मतलब आप जाकर ज्वाइन कर लेते हैं जो भी आपको मिली है सेकेंड राउंड में, और उसको क्या करना है, अब आपको अपग्रेड करना है या फिर कुछ बदलना है, तो 3 days प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ थर्ड या फिर मॉपअप राउंड के 3 दिन पहले आप वहां पे छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे उस सीट से, तो आप इलिजिबल हैं आगे के काउंसलिंग में जाने के लिए, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो चाहे UT वाली हो। फिर आगे लिखा है थर्ड या मॉपअप राउंड में कोई भी फ्री एग्जिट अलाउ नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, और पैसे तो जब्त हो ही जाएंगे आपके इफ सीट नॉट अलॉटेड, नॉट ज्वाइंड, नॉट रिपोर्टेड। इफ सीट अलॉटेड, अगर सीट मिल गई, नहीं मिली तब तो कोई बात नहीं, पर अगर मिल गई तो आपको आगे लिखा है इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन द थर्ड राउंड ही और सी विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। मतलब कि अगर इस राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है तो आप फिर आगे काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। इस राउंड में आपको सीट मिली तो आपको वो लेना ही है, अदरवाइज फिर आपके नाम की स्पेशल वारंट निकल जाएगी जो कि सेंट्रल स्टेट सब जगह चली जाएगी
कि फिर आपको फिर स्टेट काउंसलिंग में भी परमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि चॉइस फिलिंग आप अच्छे से करें, जिसमें आपको करने की इच्छा हो तो वो मिलेगा, तो आप उसको इजीली कर सकेंगे क्योंकि आपने अपने मन से ही भरा हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर अभी मैं आगे और बतला दूंगा और डिटेल में एक बार। कुछ डॉक्यूमेंट्स के स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अपन देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ लिखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। कहाँ गया डॉक्यूमेंट वाला पेज? पेज नंबर 19 में मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि अभी रजिस्ट्रेशन में यूजफुल नहीं है आपके लिए। बस ये है कि आप जो जानकारी भरेंगे वो सही रहे, इसका ध्यान रखिएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। ये जब आपको कोई सीट अलॉट हो गई तो जहां आप जाएंगे वहां पे लगेगा। तो क्या क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन अलॉटेड ASU एंड H कॉलेजेस। मतलब ये सभी के लिए ही है। तो क्या क्या लेटर है? अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय CCC। अगर आपको कुछ अलॉट हो जाता है तो एक लेटर मिलेगा आपको ऑनलाइन वाला ही, तो वो आपको रखना है प्रिंट आउट निकाल के। प्लस AIA PGT 2021 का एडमिट कार्ड इशूड बाय NTA। जो एडमिट कार्ड थी वो आपको अपने पास संभाल के रखना है। इन केस अगर गुम गई होगी तो आप देखो कहीं आपके पास मेल में आया होगा, या फिर NTA की वेबसाइट में आप जाकर एक बार चेक कर लो कहीं वापस से मिल सके आपको एडमिट कार्ड। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो NTA की ही साइट में एक बार कॉल कर लीजिएगा, और उसके साथ ही AACCC की साइट में भी जो सबसे शुरू में नंबर बतलाया था उनमें कॉल करके अपने प्रॉब्लम बतला लीजिएगा। तो वही बेस्ट उपाय आपको बतला पाएंगे। फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपके लिए AIA PGT 2021 का जो स्कोर कार्ड नया वाला आया है, जो अपग्रेडेड है ना, जिसमें रैंक आपकी बढ़ी होगी या घटी होगी, वो वाला लगेगा आपको। फिर 10th 12th की मार्कशीट रखनी है, मार्कशीट ऑफ हायर सेकेंडरी। फिर वही BMS के हैं तो BMS वाले, और अदर्स के उनके लिए भी अपना पूरे प्रोफेशनल का जो भी कोर्स के आप रहे हो। अगर ओल्ड कोर्स वाले हैं तो 3 प्रॉफ होंगे, अगर नए कोर्स वाले हैं तो 4 सर्टिफिकेट्स होंगे, है ना, 4 रिजल्ट होंगे। तो ये रखना है। फिर आपका एक डिग्री मिला होगा, तो जो नए बच्चे हैं उनके पास एक प्रोविजनल डिग्री होगी, छोटी सी होगी वो डिग्री, उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री ऐसा करके कुछ लिखा होगा, वो लिखना है ना। और एक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है उनके पास होगी, और जिनकी अभी हुई होगी 31 दिसंबर में, तो हो सकता है अभी तक मिल गई हो वैसे आपको। अगर नहीं मिली होगी तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जिसमें मेंशन होगा कि 31 दिसंबर 2021 तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीटेड है। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, अपने अपने स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन वाला होगा। वो या तो प्रोविजनल हो सकता है आपके पास, या तो परमानेंट वाला भी हो सकता है। तो जो सी भी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जिसमें लिखा होगा कि आपके राज्य का नाम लिखा होगा। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो हमारे में लिखा रहता है छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा परिषद में हम रजिस्टर्ड हैं, ऐसे करके एक सर्टिफिकेट आपको होगा। तो ये आपको एक सर्टिफिकेट रखना है, वो रखना है। फिर एक डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए 10th की मार्कशीट यूजुअली प्रीफर करते हैं। अगर उसके अलावा भी आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, डज नॉट बियर हाँ, तो जो भी आपके पास हो वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं, पर मेरी हिसाब से 10th की मार्कशीट ही बेस्ट होगी। फिर एक आइडेंटिटी कार्ड रखना है, तो बेस्ट होता है आधार कार्ड आज के डेट में। उसके अलावा आप अपना पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब चीजें भी ले सकते हैं। फिर लिखा हुआ है एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज अटैच्ड, नीचे अटैच है, तो उस फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट कर लीजिए और जाकर सिविल सर्जन के पास से ही बनवाइएगा। वैसे इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि सिविल सर्जन से बनवाना है, किससे, सीधा लिखा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। बट हमारे यहाँ पे यूजुअली यही वाला चलता है कि मेडिकल बोर्ड जो बैठती है वहां से हमको फिटनेस बनवाना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से अपने स्टेट का डेट देख लीजिए किस किस डेट्स में बन रहे हैं, और वहां से जाकर आप जिला अस्पताल से जरूर इसको बनवा लीजिए, अभी से भी बनवा कर रख सकते हैं। और जो ये फॉर्मेट लिखा है यही फॉर्मेट निकलवा लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये तो कॉमन है, ये सबको रखने हैं। टोटल ये 11 सर्टिफिकेट्स हैं जो सबके पास रहेंगे। प्लस आगे जो लिखा है ये स्पेशल सर्टिफिकेट है। अब जो जैसे कि जो PWD वाले होंगे, फिजिकली चैलेंज जो हैं, उनके लिए उनका एक अलग सर्टिफिकेट रहेगा, तो उसका सर्टिफिकेट रखना है। तो वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है उसका भी नीचे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, ये फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपको दिख जाएगा वो सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से आप जाकर बनवा सकते हैं। तो वहीं का बना हुआ होना चाहिए, वैसे यूजुअली आप लोगों के पास वहीं का बना हुआ ही होगा।
फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई स्पेशल रिजर्वेशन वाले हैं ST SC के लिए, है ना, तो आपके पास अपने स्टेट का बना हुआ एक सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा। तो आपको करना ये है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका वो होगा ही, यहाँ से ही ये प्रोफार्मा निकलवा लीजिएगा जो यहाँ पे बना हुआ है। मैं आपको किसमें एनेक्सर 3 है ना, तो मैं आपको चलिए भी नीचे जाकर दिखला ही देता हूँ कहाँ है। अपन थोड़ा नीचे आ जाते हैं क्विकली, चलिए मैं आपको बतला भी देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये जो सर्टिफिकेट दिख रही है एनेक्सर 1 में सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, इसी को प्रिंट आउट आप करा लीजिएगा और इसी में आप बनवा कर ले जा सकते हैं। और अगर पहले से बना हुआ है तब भी कोई बात नहीं होगी। फिर लिस्ट ऑफ, ये वही लिस्ट है जहां जहां से आपको सर्टिफिकेट परमिसेबल है, इनके अलावा कहीं से बना होगा तो वो परमिट नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए आपके नियरेस्ट कौन सा है और वहां से जाकर ही आप एक बार इसको क्रॉस चेक करवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर देखें तो ये एक सर्टिफिकेट लिखा है प्रोफॉर्मा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट एनेक्सर 3 लिखा हुआ है, पेज नंबर 36 होगा ये। हाँ, पेज नंबर 36 है। तो ये पेज को आप निकाल लीजिएगा और आपके पास खुद की जो बनी हुई सर्टिफिकेट है उसके साथ में इसको अटैच करके, जो भी आपका अगर तहसील लेवल पे है तो तहसील, अगर SDM लेवल पे है तो SDM से जाकर आप इसको बस बनवा देंगे। 10 मिनट का ही काम है ये, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, एक दिन में ही ये काम पूरा हो जाता है। तो इस फॉर्मेट में आप बनवा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब अल्टीमेट आपका जो बना हुआ है वो भी है, पर ये बनवा लेंगे तो बेस्ट होगा। सेम टू सेम ऐसे ही OBC जो NCL के लिए है उसके लिए सर्टिफिकेट है, तो ये वाला सर्टिफिकेट में सेम वैसी इसमें भी अनुविभागीय अधिकारी का साइन लगना है, तो ये आप बनवा लीजिएगा। फिर EWS सर्टिफिकेट के लिए, तो ये EWS जो EWS कैटेगरी से अपना बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो उनके पास EWS सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये प्रोफॉर्मा ये निकलवा लीजिएगा और इसमें सब साइन वाइन करवा लीजिएगा। ये फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट निकलवा कर इसी में सब सिग्नेचर साइन ले लेने हैं आपको। ठीक, ये कॉलेजेस की लिस्ट है, ये आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। और चलिए, अभी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो मैं अभी फिलहाल इतना ही बतलाता हूँ, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रही होगी तो एक बार फिर से मैं हर क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा इस FAQ में, जितने क्वेश्चंस और जो जो प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। तो अभी इतना ही, इसको देखिए, समझिए। फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट में पूरा डिटेल में आप लिख दीजिए मेरे लिए प्रॉब्लम को अपनी, तो मैं उसको समझ कर आंसर बतला दूंगा। और ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कूल होकर ही आप फॉर्म फिलअप करें तो बेहतर होगा।